देखिए, आपका संविधान चल रहा था और संविधान में आपका उच्चतम न्यायालय पढ़ाया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। उसमें आपका कुछ लोगों को अभी थोड़ा बहुत समस्या है, उसको फिर से हम बता दे रहे हैं। यानी कि अभी आपका माने अनुच्छेद 124 ही चल रहा था, यही अनुच्छेद बड़ा भी है और इधर से 2-3 क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं और प्री में भी। तो आपका एक तो नियुक्ति हमने बताया, पहला जो क्वेश्चन लिखवाया भी गया है। हाँ भाई, ये सूचना ये है कि आपका शनिवार को लिखवाया जाएगा, कल तक लेक्चर चलेगा। आपका सीपीसी भी कल भी लेक्चर चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन का भी। और शनिवार को आपका यानी कि परसों अभी जो ये पढ़ाया जा रहा है लिखवाया जाएगा। तो आपका परसों कॉपी लेकर आइएगा, भले आज कल कॉपी न लेकर आए लेकिन परसों कॉपी लेकर आइए, लिखवाया जाएगा। देखिए, आपका कुछ लोगों को समस्या आपका सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में न होकर हटाने की प्रक्रिया में है। तो फिर एक बार हम 5 मिनट उसको दोहरा देते हैं कि उच्चतम न्यायालय के जजों को कैसे हटाया जाता है। हटाने की प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, एक जांच और दूसरा आपका संसद द्वारा प्रस्ताव को पास किया जाना। तो जो जांच होती है उसके लिए अलग कानून है और वह कानून है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 1968। ये जांच कमेटी बैठती हैं, ये जांच करती हैं और जांच के पश्चात यदि जांच में सत्यता पाई जाती है तब संसद का काम आता है और संसद आपका प्रस्ताव को पास करती हैं और अंत में राष्ट्रपति आदेश दे देते हैं। तब आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का पद वैकेंट हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तो आपका यहाँ 2 एंगल 3 एंगल से और प्री में देखना है। सबसे पहले जिस जज को हटाने के लिए प्रक्रिया चलाई गई थी वह बी रामास्वामी थे, यानी कि आपका बी रामास्वामी। लेकिन आपका लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था क्योंकि कांग्रेस ने मतदान में भाग नहीं लिया था। फिर भी बी रामास्वामी ने बाद में इस्तीफा दे दिया, यानी कि आपका लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इस प्रक्रिया का पालन करते हुए आज तक किसी जज को हटाया नहीं जा सका है। आपका भी हम प्रक्रिया फिर बताएंगे, एक दो टेक्निकल क्वेश्चन है। अगला जो टेक्निकल क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि जो ये जांच है, यानी कि आपका भी हम बताएंगे जांच समिति फिर से, और ये जो संसद द्वारा पास किया जाता है, ये जो जांच है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ये जांच की प्रक्रिया है इसमें गलती हुई है कि नहीं, इसका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय इस जांच से संबंधित जो प्रक्रिया है उस पर विचार कर सकता है। ये आपका हटाने का पहला प्रक्रम है जज को। लेकिन संसद ने पास कर दिया तो संसदीय कार्यवाही की आपका सुप्रीम कोर्ट आपका रिव्यू नहीं कर सकता, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। इसका मतलब कि जांच में कहीं गड़बड़ी है तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, याचिका अगर वह जज दायर करे, लेकिन संसद ने पास कर दिया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है, उसमें कोई हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। तो आइए देखा जाए आपका संविधान और जांच अधिनियम। तो संविधान में हम बताए थे, फिर एक बार देखिए, अनुच्छेद 124 के क्लाज 2 का आपका परंतुक नंबर बी बताए थे कि किसी न्यायाधीश को आर्टिकल 124
उसके क्लाज 4 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार रिमूव उसके ऑफिस से किया जा सकता है, अर्थात पदच्युत किया जा सकता है उसके ऑफिस से, यानी कि पद से। हाँ, आपका खंड 5 ये बताता है कि संसद चाहे तो न्यायाधीश के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच के लिए कानून बना सकती है। तो भारत की संसद ने कानून बना रखा है। किस सन में बनाया है? 1968 में। तो आपका प्रक्रिया के दो भाग हो गए, एक जांच और दूसरा संसद द्वारा क्या किया जाना, पास। तो जो संसद पास करेगी वह संविधान में मिलेगा, और जो जांच होगी वह संविधान में नहीं मिलेगा। वह किस में मिलेगा? जो जांच अधिनियम 1968 बना है। तो पहले जांच अधिनियम के प्रावधान देखिए, उसके बाद आपका 124 के कौन सा क्लाज हमें लास्ट में पढ़ना है? 4। तो ये संविधान में नहीं है, ये जांच अधिनियम का। जांच अधिनियम 1968 हमें ये बताता है कि अगर लोकसभा के सांसद ये चाहते हैं, ये जांच अधिनियम चल रहा है, संविधान नहीं अभी, कि जज को हटाया जाए, तो एक प्रपोजल तैयार करेंगे वो लोग, और कम से कम आपका कितने सांसद लोकसभा के साइन करेंगे? 100। ये जांच अधिनियम में है। अगर राज्यसभा प्रस्ताव लाती है तो राज्यसभा के कितने सांसद? 50 साइन कर देंगे प्रपोजल पर। अगर लोकसभा सत्र में है और लोकसभा कार्यवाही शुरू करती है तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्ताव देगी, कम से कम कितने सांसद साइन किए हो प्रस्ताव? 100। और राज्यसभा चाहती हैं तो राज्यसभा के सांसद प्रस्ताव देंगे, एप्लीकेशन देंगे, समावेश माने देंगे, किसको देंगे? राज्यसभा के सभापति। लेकिन ये कब? जब संसद सत्र में हो कि न हो नहीं ये हो। अगर संसद सत्र में नहीं है तो ये लोग साइन करके प्रस्ताव को किसको देंगे? भारत के राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को अगर लोकसभा से आया है तो किसको रिटर्न कर देंगे? अध्यक्ष को। और राज्यसभा के लोगों ने इनको दिया है तो किसको रिटर्न करेंगे? राज्यसभा के सभापति। तो कहीं एक सदन से ही शुरू किया जाए, आपका लोकसभा से शुरू किया जाए। भाई देखिए, आपका मान लीजिए लोकसभा के 100 सांसदों ने एक प्रपोजल तैयार किया, उस पर साइन किया, उसमें इल्जाम जज पर लगाया, आधार लिखे रहेंगे, इल्जाम लगाया है एक प्रपोजल तैयार करके, और उस पन्ने पर नीचे कम से कम कितने सांसद साइन किए हैं? 100। सत्र में है भी सदन, लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया। अब लोकसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव पर विचार करेगा। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को ये लगता है कि इस प्रस्ताव में जो इल्जाम लगाए गए हैं उसमें सच्चाई है, माने उसमें सच्चाई नहीं है, तो उस प्रपोजल को खारिज करने का आर्डर पारित करेगा, और मामला यहीं क्या हो जाएगा? रफा दफा। अगर लोकसभा अध्यक्ष ये देखता है कि इस प्रस्ताव में सच्चाई दिख रही है तो जांच अधिनियम 1968 के तहत अब एक इंक्वायरी कमेटी या क्या बनाएगा लोकसभा अध्यक्ष? जांच समिति। जांच समिति में कितने लोग रहेंगे? 3। सुप्रीम कोर्ट का एक जज, चाहे मुख्य न्यायमूर्ति या कोई, हाई कोर्ट का एक जज, चाहे मुख्य न्यायमूर्ति या कोई, और एक पारंगत विधिवेत्ता। जांच रिपोर्ट जज की भी सुनवाई करेगी, मैंने सबको मौका दिया जाएगा, जज साहब को भी, कि आप अपनी आकर हमारे यहाँ क्या रखिए बात। जांच पूरी हो गई, ये जांच पूरी हो गई, तो जब जांच पूरी हो जाएगी तो ये जांच समिति आपका लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी। तो जांच रिपोर्ट में दो में से कोई एक बात हो सकती है, या तो जांच कमेटी ने जो जज पर इल्जाम लगे हैं उसे क्या पाया हो? गलत।
तो यही मामला अब क्या हो जाएगा, समाप्त। लेकिन अगर जांच कमेटी इस मामले को क्या पाती है, इल्जाम को सही, तो कौन सा इल्जाम, यानी कि मिसकंडक्ट या असमर्थता, यानी कि अगर जांच समिति ने ये पाया कि इस जज ने मिसकंडक्ट या कदाचार या दुर्व्यवहार किया है, तो इसी को हम कहेंगे कि जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जज का दुर्व्यवहार या मिसकंडक्ट या दुर्व्यवहार कहिए या कदाचार कहिए साबित हो गया। अगर ये कमेटी ये पाती है कि ये जज कार्य करने में असमर्थ हो गया किसी कारण से, चाहे पागल हो गया हो या मानसिक तौर पे जिस कारण से, उसे मतलब नहीं है, तब ये माना जाएगा कि जांच कमेटी ने ये पाया कि ये जज अब क्या हो गया है, असमर्थ। और रिपोर्ट किसको भेज दिया है जांच कमेटी ने, लोकसभा के अध्यक्ष। अब इस यहाँ तक की जो प्रक्रिया है, अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो जिस जज के ऊपर इल्जाम लगा है वह उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और चैलेंज कर सकता है। लेकिन इसके बाद अब संविधान जांच कमेटी समाप्त, जांच अधिनियम के तहत जो कार्रवाई थी अब क्या हो गई, इसके बाद किसकी कार्रवाई शुरू होगी, संसद की। अब देखिए, अब इसके बाद संविधान हमारा आता है, अनुच्छेद 124 का कौन सा क्लास 4। इसके बाद आपका लोकसभा का अध्यक्ष जज को हटाने का प्रस्ताव पेश करेगा और बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वालों का कितने से पास हो गया, 2/3। यानी कि फिर एक बार इसमें झाम है कि जब लोकसभा में हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा पास करने का, तो यहाँ जज को सुनवाई का मौका दिया जाएगा कि लोकसभा में आकर जज साहब अपनी स्वयं आकर बात कहें या अधिवक्ता के माध्यम से कहें, अपनी बात वो क्या कर सकते हैं, अपनी सफाई दे सकते हैं। तो मान लीजिए लोकसभा ने पास किया तो किसको भेजा जाएगा, राज्यसभा को। राज्यसभा ने पास कर दिया तब किसको भेजा जाएगा, राष्ट्रपति को। और जैसे ही राष्ट्रपति ने उस जो पास हुआ है प्रस्ताव उस पर हस्ताक्षर कर दिया, डेट डाल दिया और साइन कर दिया, जिस तारीख को वह डेट डालेगा माने साइन करेगा, वैसे ही अब उस जज का पद क्या हो जाएगा, रिक्त। यानी कि प्रक्रिया क्या हो गई, पूरी। ये आपका कह सकते हैं कि हटाने की प्रक्रिया है। तो जो लोकसभा राज्यसभा पास करेगी, राष्ट्रपति आदेश देगा, इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी जा सकती। और इस प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करते हुए मैं बता दूं, आज तक किसी भी जज को भारत में हटाया नहीं जा सका है। इसीलिए जो जज एक बार बन गया, 57 इंची का सीना ले उसका हो जाता है, मोदी जी से भी अधिक हो जाता है। आपका पता ना आप नापे हैं कि नहीं मोदी जी, 56 इंची सीना है और आपका तो 57 हो जाता है। अब जो मन आता है सो करता है, ये समझ लेता है कि अब हमारा कोई कुछ इतना जल्दी बिगाड़ नहीं सकता। और देख ही रहे एकदम घमंड में कई लोग क्या रहते हैं, जब पद पाइए तो भाई नॉर्मल रहना चाहिए। और कई जज ऐसे हैं जो जाकर हाई कोर्ट में देखिए बन गए हैं तो घमंड में चूर रहेंगे, खारिज खारिज खारिज। अरे भाई, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आप न्यायपालिका है, आप लोगों के अधिकारों की रक्षा करिए, खारिज कम करिए। असली बात यह है कि लोगों के अधिकारों की क्या करिए। तो वही है कि जो अंधभक्त होते हैं सरकार का, वो बस डिसमिस डिसमिस। तो वकील भी अपना क्या करते हैं, पहले अपना ये देखते हैं कि कौन सा जज बैठा है, किस जज के यहाँ जाएगा मुकदमा, तो 2 माह बाद याचिका दायर करेंगे या डेट पर डेट लेते रहते हैं। अपना 2 साल बाद मुकदमा आएगा, क्योंकि पैसा लिए हैं, खारिज हो जाएगा तो मामला नुकसान हो जाएगा। तो आपका फिर एक बने ये हटाने की प्रक्रिया बताई गई।
तो अनुच्छेद आपका 124 के बाद आपका 125 देखिए, आपका जो नए है उसको बताया जाएगा कल, अभी तैयार नहीं हो पाया है। 124 है, 124 25 124 सी जो है आपका कल हम बताएंगे। अब 100 आपका आ जाइए 25। अब छोटे छोटे अनुच्छेद हैं, कुछ अनुच्छेद आज निपट ही जाएंगे। देखिए 125 पर आइए, पूछा भी जाता है अनुच्छेद वाइज न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। यहाँ भी आपका पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते हैं, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वेतन भत्ता किस पर भारित होता है, यानी कि किस पर भार होता है, कहाँ से मिलता है। भारत की संचित निधि से, यानी कि कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से, कि राज्य की संचित निधि से, तो गलत ना हो। कहाँ से मिलता है बताया गया था ना, भारत की संचित निधि से। पहला क्वेश्चन आया। वेतन भत्ते के बारे में आपका किस अनुच्छेद में प्रावधान है, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन वाइज चलेगा 125 में। जब तक कोई जज अपने पद पर है तब तक उसके वेतन भत्ते, छुट्टी और विशेषाधिकार में संसद कमी नहीं कर सकती। ये भी स्वतंत्रता और निष्पक्षता का प्रतीक है कि जब तक वह पद पर है संसद को पावर ही नहीं है तो उसके विशेषाधिकार, छुट्टी, वेतन भत्ते में क्या कर दे, कमी। बढ़ा सकते हैं लेकिन कमी नहीं कर सकते। आपका अगला पॉइंट, एक आपका पूछा जाता है कि जजों के वेतन भत्ते में कब आपका कमी की जा सकती है। एक अपवाद है, वह भी याद रखिएगा, जब भारत में अनुच्छेद 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपात लागू हो तो राष्ट्रपति के आदेश से इनके वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है। तो बताइए कब किस परिस्थिति में जजों के वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। सामान्य परिस्थिति में नहीं। कब, रट कर जाइएगा, जब क्या लागू हो भारत में, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अब तक कितनी बार लागू हुआ है, तो भारत में लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, 360। इतना ही आपको पढ़ना है। तुरंत को रिलेट करना है हाई कोर्ट को भी, मैं बता दूं। तुरंत को इस समय जो क्वेश्चन बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो अनुच्छेद 125 समाप्त हो गया, हाई कोर्ट पर ज्यादा बन रहा है। देखिए भाई हाई कोर्ट के बारे में, जो उच्च न्यायालय हैं इनके जो न्यायाधीश या जज हैं, इनका वेतन दूसरी जगह से मिलता है और पेंशन दूसरी जगह से। वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि से और पेंशन राज्य की संचित निधि से नहीं, बल्कि कहाँ से, भारत। फिर एक बार पूरा याद रखिए भाई, पहले उच्चतम न्यायालय फिर देखा जाए। पूछा जा चुका है कई बार, ये क्वेश्चन गलत ना हो। उच्चतम न्यायालय के जजों का वेतन भी और पेंशन भी दोनों भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यानी कि उच्चतम न्यायालय के जजों का वेतन भी और रिटायर हो गया तो पेंशन भी कहाँ, किस फंड से दी जाएगी, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संचित निधि। लेकिन हाई कोर्ट के मामले में अलग नियम है, फिर मैं बता दूं। हाई कोर्ट के जजों का जो वेतन मिलता है वह राज्य की संचित निधि से, और जो पेंशन मिलती है वह भारत की संचित निधि से। लिखवाएंगे हम, लेकिन दिमाग में बैठाइए। इस प्रकार आपका अनुच्छेद 125 भी क्या हो गया, समाप्त। अब आइए 126, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सभी अनुच्छेद पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो कंपटीशन में न आया हो, मैं बता दूं। सब अनुच्छेद तैयार करके जाइएगा। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, आइए देखा जाए। यानी कि आपका
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति। देखिए कार्यकारी के बारे में पहले कुछ नियम कायदे जानिए, तब डायरेक्ट पढ़ाया जाए। चलिए आप लोग बताइए, अगर राष्ट्रपति न रहे तो क्या, मैंने लोग कहते हैं, फिर एक बार सामाजिक नियम भी 1 मिनट जानिए। कई लोग, तमाम लोग ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप नहीं हैं, तो हम विधवा हैं, तो हम विधुर हैं, तमाम चीज़ें आपका कहते हैं। देखिए तमाम समस्याएं हो, मैं फिर बता दूं, जिसको पढ़ना है या जिसको कोई काम करना है, ये हो सकता है कि उसको कठिनाई हो, लेकिन अगर उसकी लगन है पढ़ने में, किसी कार्य को करने में लगन है, तो ये समस्याएं आपका निश्चित रूप से बाधा नहीं बनेगी। जिसके पास पैसा है, साधन है, वह तो भाई आराम से पढ़ सकता है। जिसके पास साधन नहीं है, क्या वह नहीं पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। लेकिन ये है भाई, ई रिक्शा भी चलाकर लोग पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ रहे हैं, मजदूरी करके पढ़ रहे हैं, जिनको लगन है कि हम पढ़ेंगे। तो अगर कोई ये कहे कि हम नहीं रहेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, तो दुनिया में किसी का काम रुका नहीं है। मैं बता दूं, अगर हम भी कहें कि हम बंद कर देंगे तो आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये बेकार की बातें होंगी। कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी के न रहने पर दिक्कत आ सकती है, लेकिन काम तो भाई चलता रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे कंपनी लॉ में ग्रोवर महोदय एक हैं, पूछा भी जाता है कि कंपनी के डायरेक्टरों की मीटिंग हो रही थी, उसी में एक बम विस्फोट हो गया और सभी डायरेक्टर मर गए, तो क्या कंपनी भी मर गई? नहीं, कंपनी तो चलती रहेगी। व्यक्ति आएगा जाएगा, लेकिन विधि की यह संकल्पना क्या करेगी? चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। उसी प्रकार फिर देखिए, राष्ट्रपति अगर भारत के न रहें या कहीं चले जाएं, बताइए विदेश, तो कौन काम करेगा यहाँ? तो आपका उसकी जगह कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो या न हो, तो कौन करेगा काम राष्ट्रपति का? सुप्रीम कोर्ट का क्या मुख्य न्यायमूर्ति। और ये भी न हो तो आपका जो ये 33 का कोदो बोएंगे, जो 33 आपका बचेंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्या प्याज छीलेंगे? क्या आपका और क्या बोया जाता है? पुदीना भाई। क्योंकि एक दो लोग आए और कहे कि हमारे पास 52 बीघा खेत है, आपका प्याज बोता हूँ, लहसुन बोता हूँ, आपका इतने बीघे में तो पुदीना बोया जाता है। यानी कि ये तो मोदी जी से एक कदम आगे बढ़ गए, यानी कि फेकुआ से भी एक कदम क्या हो गए। तो भाई आप क्या है क्या नहीं, उससे हमें मतलब थोड़े है। आप पढ़ने आए हैं, चाहे किसी के भी लड़के हों। क्योंकि यहाँ मैं बता दूं फिर एक बार, सबको सबको समान भाव से देखा गया, न तो जात का फर्क आज तक किया गया, न धर्म का, न गरीब का, न अमीर का। यानी कि आपका न तो राजा भोज को ज्यादा प्रश्रय दिया गया, न गंगू तेली को। सबको एक ही तराजू में यहाँ तौला गया। और जगहों पर जाकर देखिए, अगर आप, माने बिरादरीवाद और जातिवाद ज्यादा चलता है। आज तक कोई लड़का ये नहीं कह सकता कि मनोज सर ने मैंने जात के आधार पर पढ़ाया या विभेद किया। ये मैं बता दूं, अब पुराने लोग मैंने हजारों लोग पढ़कर निकल गए, तमाम लोग, लेकिन आज तक कोई ये नहीं कहा कि जाति धर्म के आधार पर विभेद इन्होंने किया। तो फिर आगे बढ़िए भाई, आपका उसी प्रकार अब देखिए आपका, मान लीजिए कि सीजीआई किसी कारण से अनुपस्थित है, नहीं है, तो क्या सीजीआई का कार्य कोई ना कोई तो करेगा, और करेगा तो भाई करेगा ही। अब कैसे? इस जो करेगा सीजीआई का कार्य, उसका प्रावधान अनुच्छेद 126 में है, और उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस कहा जाएगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहा जाएगा। कुछ समय के लिए वह कार्य करेगा। कब तक कार्य करेगा? जब तक कि मुख्य न्यायमूर्ति अपना पद दोबारा ग्रहण न कर ले। इसी प्रकार आपका सीआरपीसी में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, भले आप लोग न जानते हो, नए लोग,
लेकिन वहां भी हम कोरिलेट कर रहे हैं, शाम को पढ़ाया भी गया है। सत्य न्यायाधीश, अगर सत्य न्यायाधीश न हो तो उसका कार्य अपर सत्य न्यायाधीश करेगा। अपर भी न हो, सत्र भी न हो तो सहायक करेगा। सहायक भी न हो तो कौन करेंगे? ये नियम है। तो उसी नियम को अनुच्छेद 126 में सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी जज के बारे में जानना है। अब डायरेक्ट आसान रहेगा। देखिए, अब कोई बचा ही नहीं, थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट बचेगा। देखिए, जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है, या जब मुख्य रिक्त है मतलब कि मान लीजिए रिटायर हो गया, छुट्टी पर जो भी हो, या वह अनुपस्थिति के कारण, यानी कि आपका अनुपस्थित मतलब छुट्टी पर चला गया कहीं, या अन्यथा, अन्यथा माने बीमार पड़ गया, अन्यथा मतलब क्या? बीमार पड़ गया, अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, यानी कि सीजीआई का काम इन कारणों से नहीं कर सकता, तब ऐसी दशा में तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। तो बता दीजिए, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा कि सीजीआई द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। यानी कि जो 33 अन्य जज हैं उसी में से एक को क्या बना देगा? चीफ एक्टिंग जज। और कब तक वह कार्य करेगा? जब तक कि आपका जो अस्थाई सीजीआई थे अपने पद को संभाल नहीं ले। बस एक लाइन अनुच्छेद याद रखना है। कौन नियुक्त करता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 126। दो क्वेश्चन बनते हैं। 127 है, 127 भी खूब पूछा जाता है। एडहाक जज, ये भी कई बार क्वेश्चन आया, आईएएस में भी आया है, जे में भी आया है। एडहाक जज का हिंदी में होता है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ, देखिए भाई, एडहाक जज को कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। आपका कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, दिमाग अस्थिर करके समझिएगा। पहला जो क्वेश्चन अनुच्छेद वाइज बना है आपका जीएस में भी, ला में भी, एडहाक जज या तदर्थ जज या कुछ समय के लिए जज, आपका किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद याद करके जाना है, 127। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि एडहाक जज की नियुक्ति किस न्यायालय में की जाती है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय मारिएगा, उच्च न्यायालय नहीं। फिर हम एक बार दोबारा बता रहे हैं, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के का प्रावधान केवल और केवल कहाँ किया गया है? सुप्रीम कोर्ट। खूब क्वेश्चन ये बनता है। नए लोग गलती करेंगे, पुराने भी गलती करते हैं, तीसरी बार मैं ये बता रहा हूँ ताकि गलती की संभावना ही न रहे। एडहाक जज की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत केवल और केवल कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में ऐसा प्रावधान नहीं। एक इसी को कोरिलेट करके समझना है। पारंगत विधिवेत्ता मैं 2 दिन पहले बताया था। पारंगत विधिवेत्ता, विख्यात विधिवेत्ता कहाँ का जज बनाया जा सकता है? हाई कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट का कि दोनों का? तो किसका केवल बताया गया था? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं। नए लोग भाई रटते रहे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 3 बार बताया जा रहा है ताकि दिमाग में बैठे। ये पोथी पत्रा कंपटीशन में काम नहीं करता, यहाँ जो बैठा रहेगा वही काम करता है। अब आपका बेयर एक्ट देखिए, एक देखिए आपका एक एक करके देखिए बेयर एक्ट, उसके बाद कुछ बातें बची हैं अभी, ये नहीं कि समाप्त हो गया। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति देखिए, यदि किसी समय
उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने, सत्र मने सेशन, या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए आपका उच्चतम न्यायालय में जो कोरम होना चाहिए जजों का, यानी कि जो गणपूर्ति होनी चाहिए, कोरम कहा जाता है, जो कोरम होना चाहिए आपका, वह कोरम पूरा ही नहीं होता। तो तुरंत दिमाग ये लगाना है कि आखिर उच्चतम न्यायालय में टोटल इस समय 34 जज हैं। तो उच्चतम न्यायालय का कोरम क्या है? कोरम का मतलब ये हुआ कि कम से कम कितने जज रहेंगे तो उच्चतम न्यायालय कार्य करेगा, और नहीं तो उसका कार्य रुक जाएगा। तो संविधान में इस बारे में कहीं स्पष्ट प्रावधान नहीं, कोरम का कहीं प्रावधान नहीं है। लेकिन भी लगाना है। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 145 ये जरूर बताता है कि अगर संविधान का निर्वचन करना है, व्याख्या करना है, तो कम से कम कितने जज मिलकर व्याख्या करेंगे? 5। और अगर आपका भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है, तो कम से कम कितने जजों का कोरम हो, कम से कम कितने जज मिलकर सलाह देंगे? 5। लेकिन कितने जज कम से कम रहेंगे तो आपका सुप्रीम कोर्ट कार्य करेगा, ये कहीं अलग से वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 145 दो दशाओं में कम से कम कितने जजों की होने की बात करता है? 5। अब यहाँ देखिए, आपका यहाँ जो आपको समझना है वह आपका ये समझना है कि कोरम के बारे में 2-3 नियम और जानिए। पहला नियम जो कोरम का पूछा जाता है, संसद का कोरम कितना है? संसद का कोरम का मतलब ये हुआ, दो को रिलेट करिए पहले। संसद का कोरम का मतलब ये हुआ कि कम से कम लोकसभा में कितने % सांसद रहेंगे तो लोकसभा चल पाएगी। तो बताइए कितने % कोरम है? 10। यानी कि 550 सांसद होते हैं और 550 का 10% निकालेंगे तो 55 आए। हाँ, 55 आ रहा है। यानी कि लोकसभा में कम से कम 55 सांसद मौजूद रहेंगे अंदर सदन में, तब लोकसभा चल पाएगी, और नहीं तो अध्यक्ष क्या करेंगे कोरम के अभाव में? स्थगित। इसी प्रकार राज्यसभा में आपका 250 है तो उसका 10% निकाल लीजिए, 25। 25 से तो हुआ, हाँ मान लीजिए 25। तो कम से कम राज्यसभा में कितने सांसद सदन में बैठे रहेंगे तो कार्य होगा? 25। तो लोकसभा राज्यसभा का कोरम कितना % होता है? 10। याद रखिएगा। अब जो पूछा जाता है आपका, अच्छा क्वेश्चन जे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी मैं बताया था कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 जज होते हैं, तो गणपूर्ति या कोरम कितने का होता है? 9 का। याद करके जाइएगा कितने का। यानी कि उत्तराखंड जो लोग जा रहे हो तो सतर्क रहें, खूब इंटरनेशनल पूछा जाता है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं, तो न्यायालय गठित ही कब होगा? जब कम से कम कितने जज रहे न्यायालय में? 9। ये याद रखना है। उसी प्रकार फिर एक बार बैक होइए। नया बेयर एक्ट से काम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि नया जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है वो असंवैधानिक हो गया है। तो यहाँ कौन सा बेयर एक्ट अभी भी काम करेगा? पुराना। जो लोग नया करते हैं उसमें थोड़ा सुधार कर लेंगे या अलग से पुराने बेयर एक्ट की बातें लिख लेंगे, क्योंकि नए में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग दिया है। देखिए फिर अनुच्छेद 127 का फिर बेयर एक्ट देखिए। यदि किसी समय
उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति गणपूर्ति मतलब कोरम प्राप्त न हो, यानी कि कोरम ही पूरा न हो, तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उचित रूप से अर्हित हो, मतलब योग्य हो, और जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नामोनिर्दिष्ट करे, नॉमिनेट करे, न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो। यहाँ भी पूछा जाता है एक ढाक जज कितने समय के लिए नियुक्त होता है, तो क्या कोई समय दिया गया है कि नहीं, तो कई लोग मार कर आ जाते हैं 2 साल। क्या लिखा है बेहरक में? बेहरक में क्या लिखा है? उतने समय के लिए जितना सीजीआई क्या करे उचित, तो 2 साल 1 साल ना मार दीजिएगा। आपका हाई कोर्ट में अस्थाई जो जज होते हैं वो भले 2 साल के लिए हों, लेकिन एडहॉक जज जो सुप्रीम कोर्ट में हैं उनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं। अभी हम इसको समझाते हैं, पूरा बेरक्ट हो जाए। तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा, माने अनुरोध कर सकेगा। तो फिर एक बार देखिए पूरा, तो यानी कि पहला नियम ये आया कि अगर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश कम होने के कारण उच्चतम न्यायालय कार्य ही न करे या कोरम पूरा न हो, तो आपका जो उच्चतम न्यायालय के सीजीआई हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ क्या है इंडिया, ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की आपका मने सलाह से सलाह लेंगे, और हाई कोर्ट के ऐसे जज को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो, नालायक नहीं, लायक मतलब क्या हो, अर्हित हो, अर्हित मतलब क्या हो, योग्य हो, अयोग्यता रखता हो, सही बता रहे हैं भाई, जो योग्य है, तो उस हाई कोर्ट के जज से अनुरोध करेंगे कि आप उतनी समय के लिए जितना हम बताएंगे आप सुप्रीम कोर्ट में आकर बैठिए और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनिए और यहाँ कार्य करिए। कितने समय के लिए? जितना सीजीआई क्या करे निर्धारित। यानी कि कुल मिलाकर तदर्थ न्यायाधीश किसे बनाया जाता है, तो किसी को न मार दीजिएगा, हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को। तदर्थ न्यायाधीश कहाँ नियुक्त किया जाता है? उच्चतम न्यायालय। कौन बनाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। किसकी पूर्व सहमत से? राष्ट्रपति के। और किसके परामर्श से? उस हाई कोर्ट के परामर्श से, जहां से जज को कहां बुलाना है, सुप्रीम कोर्ट। कितने समय के लिए? जितना सीजीआई निर्धारित करे। लेकिन वह जज हाई कोर्ट का वैसा ऐसा होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के क्या हो योग्य। तो अनुच्छेद 124 में के खंड 3 में योग्यता बताई गई थी, तो फिर एक बार 124 के खंड 3 को कवर करिए। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक होगा, पहला शर्त यह है कि वह भारत का नागरिक हो और 3 शर्तों में से किसी एक शर्त की क्या करता हो। तीनों शर्तें बताइए। तो हाई कोर्ट में कितने दिन वकालत किया हो कम से कम लगातार? 10 साल। हाई कोर्ट का लगातार कितने दिन जज रहा हो? 5। और राष्ट्रपति की राय में क्या हो, यानी कि अब यहाँ से समझिए थोड़ा, यानी कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का कार्यकारी न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश तभी बनाया जाएगा जब वह हाई कोर्ट का कम से कम कितने साल जज रह चुका हो? 5। क्योंकि यही योग्यता है, माने वह हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य हो,
तो योग्यता अनुच्छेद 124 के किस खंड से निर्धारित होगी? 3 से। और कितने साल तक लगातार वह माने हाई कोर्ट का जज हो तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है? 5 साल। तो हाई कोर्ट के ऐसे व्यक्ति को इस सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाएगा जो कम से कम कितना दिन आपका रहा हो जज हाई कोर्ट में, चाहे एक हाई कोर्ट में या अलग हाई कोर्ट में, लेकिन लगातार रहा हो, बीच में गैप न हो। अगला देखिए खंड 2 देखिए, 1 तो हो गया भाई, तमाम टेक्निकल क्वेश्चन बताए गए। इस प्रकार नामोदिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देकर माने प्रायोरिटी देकर, तो पूर्विकता पहले समझिए। अब हाई कोर्ट का जज कहाँ पहुंच गया है? डाक रूप से सुप्रीम कोर्ट। तो अन्य कार्य न करे, प्राथमिकता किसको दे? सुप्रीम कोर्ट का कार्य करने में, ये नहीं कि घरेलू कार्य में लग जाए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी या पूर्विकता का सिद्धांत तुरंत आपका टीपीए में भी एक क्वेश्चन याद रखे। पुराने लोग तो बता सकते हैं कि टीपीए की अभी पढ़ाया नहीं गया भले ही, लेकिन प्री के लिए तो लिखवाया ही गया है कि प्राथमिकता या पूर्विकता या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी का सिद्धांत आपका कहाँ दिया गया है? टीपीए में 48 में। रट कर जाइएगा, टीपीए की धारा में। और असामिया में भी बताया गया था कि जो विधि की दृष्टि से पहला होगा उसी का कानून में कैसा स्थान होगा। तो सभी काम छोड़कर ये जज क्या करेंगे? पहले सुप्रीम कोर्ट का काम करेंगे। देखिए इस प्रकार नामोदिष्ट मने नॉमिनेट, ना मनोनीत जो किया गया है, न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देकर उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित हो। और जब वह इस प्रकार उपस्थित होगा तो आपका भाई उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन पाएगा, विशेषाधिकार पाएगा। यानी कि किसका न्यायाधीश सब माना जाएगा? हाई कोर्ट का नहीं, किसका? सुप्रीम कोर्ट। अब अनुच्छेद 128 देखिए। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सभी अनुच्छेद याद करना है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 128 देखिए। अब यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज रिटायर हो चुके हैं उन जजों को भी काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन कैसे बुलाया जाएगा, क्यों बुलाया जाएगा? तो फिर वही कहानी आई कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा न हो, गणपूर्ति न हो, तो पहला कोरम पूरा न हो तो 127 में नियम मिला अनुच्छेद कि हाई कोर्ट के किसी जज को कहाँ बुला लिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और 128 में बस एक लाइन आगे बढ़ना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा न हो तो जो रिटायर हो गए हैं जज उनको भी कुछ समय के लिए कहाँ बुलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। कि आकर कुछ समय के लिए आप क्या करिए कार्य। लेकिन जो रिटायर हो गए हैं उनको बुलाना है तो उनको बुलाने का नियम अलग है। अब देखिए नियम क्या है भाई। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से बुलाएंगे सीजीआई ही, लेकिन किसकी पूर्व सहमत से? राष्ट्रपति के। किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं, कह सकता है कि आप आइए और सुप्रीम कोर्ट में बैठकर क्या करिए? कुछ समय के काम न्यायाधीश का। तो फिर एक बार देखिए पूरी बात। सेव जो रिटायर जज हो गए हैं
उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। कौन बना सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायमूर्ति रहेगा, किसके पूर्व सहमत से? राष्ट्रपति के। कितने दिनों के लिए? जितना सीजीआई आपका उचित समझे। किसको बुलाए, कहाँ, माने किस रिटायर जज को बुलाया जा सकता है, वही पॉइंट पकड़ना है। जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर हो, या जो फेडरल कोर्ट, यानी कि 28 जनवरी 1950 के पहले संघीय न्यायालय था, जो वहाँ का जज रिटायर हो, या जो किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो, रिटायर हो गया हो, और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्या रखता हो? योग्यता। तो फिर एक बार बताइए, हाई कोर्ट का जज था, कितने दिन तक हाई कोर्ट का जज रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? एक उदाहरण देखा जाए कम से कम। मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का जज था और 62 साल में क्या हो गया? रिटायर। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की एज कितना है? तो क्या अनुच्छेद 128 का सहारा लेकर, हाँ, कम से कम 5 साल हाई कोर्ट का जज रहा हो, तो क्या 128 का सहारा लेकर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ऐसे जज को सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं कि नहीं? काम करने के लिए बुला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शर्तों का क्या होना चाहिए? जो 5 साल। अब 129 देखिए भाई, 129 काफी महत्वपूर्ण है, मेंस में भी पूछा जाता है। इसको तो भाई समय लगेगा, लेकिन भूमिका बांध दिया जाए। भूमिका ये देखना है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख न्यायालय। तो अभिलेख न्यायालय, पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के वह कौन से न्यायालय हैं जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, अभिलेख न्यायालय हैं। तो इसको जब भी पढ़िएगा, आपका कल पढ़ाएंगे हम डिटेल में, हल्का सा देखते हैं 129 और 215, फिर हम बता दें। दो अनुच्छेद एक साथ पढ़िएगा। कौन कौन सा? आपका 129 और 214। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, डायरेक्ट अनुच्छेद से क्वेश्चन आया है 129। और हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में? 215। इसी के साथ हम अलग से एक बताएंगे, अनुच्छेद 142 भी हल्का सा बताएंगे। और तमाम चीज़ें पढ़नी है, इसमें केस भी पढ़नी है। इनरी विनय चंद्र मिश्रा का मामला और बोरो बाबू का मामला, तमाम केस पढ़ने हैं। लेकिन आज आपका 2 लाइन में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन कौन से न्यायालय हैं, दिमाग में ये बैठा लीजिए। केवल 2 न्यायालय हैं। कौन कौन? हाई कोर्ट और सुप्रीम। ये याद रखिए। आपका जो यूपीजे और इंटरव्यू में पूछा गया था कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ। अगर किसी न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय कहा जाए तो उसका मतलब क्या हुआ? 2 मतलब बताइएगा। पहला मतलब ये है कि वह न्यायालय अपने कंटेम्प्ट के लिए, अपने अवमान के लिए सजा देने का हक रखता है। और दूसरा मतलब ये हुआ कि वह न्यायालय जो फैसला देगा, उसके अधीनस्थ न्यायालय उस फैसले को मानने के लिए क्या होंगे? यानी कि वह फैसला एक नज़ीर बनेगा। नज़ीर मतलब कि पूर्व निर्णय का सृजन करेगा, अर्थात जुडिशियल प्रेसिडेंट के रूप में लागू होगा। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का कितना मतलब हुआ? पूछा गया, गलत ना हो। वह न्यायालय के निर्णय पूर्व निर्णय का क्या करेंगे? सृजन। उसको नज़ीर कहते हैं, कल बताया जाएगा। और दूसरा, अवमान के लिए क्या देगा? दंड। इसी में जो केस देखना है, 4-5 केस बताया जाएगा, लेकिन हीटेड केस आपका दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य का, बिहार का भी मामला हाल में हुआ था। जाकर जज साहब को पिस्टल दरोगा जी सटा दिए थे,
रोज रोज एसपी को बुला रहे हो हमारे साहब को, कहो तो यहीं उड़ा दें, ये भी देखा जाएगा। मैंने गुजरात के बाद ये भी देख लेंगे, इसके बाद बोरो बाबू का, इसके बाद तमाम मामले देखने हैं। इनरी विनय चंद का मामला, 3 तो हिटेड हैं, उसके बाद 2-4 और देखा जाएगा। देखिए आपका कौन कौन अनुच्छेद पढ़ कर आइएगा, हम बता दें, कल तो भाई पढ़ाया जाएगा। अनुच्छेद 129 पढ़ कर आइएगा, फिर आपका अनुच्छेद 215, फिर 141 पढ़ कर आइएगा, फिर 142, ये नहीं कि 141 भी को। इसके बाद आपका जो पढ़ना है वह आपका पढ़ना है न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 है ना, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। जब इतना पढ़ेंगे और 5-6 केस पढ़ेंगे तब जाके आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड समझ में आएगा। भाई एक बार किताब उताब से मैं अनुच्छेद बता चुका हूँ, कम से कम एक बार किताब न पढ़िए तो कम से कम बेरेट की भाषा पढ़ कर तो आइए, ताकि उस समझाने में आसानी रहेगी। तो जो भी अब पढ़ाया जाएगा पहले हम बता देंगे, सीपीसी में तो क्रम से चल